टू इन माई वीडियो। तो जिसका भी सीटेट का एग्ज़ाम है 31 जनवरी का, वो मेरे साथ जुड़ जाएं। आज हम पैरालॉजी से संबंधित टैग वर्ड्स देखेंगे कि आप टैग वर्ड्स देख के आंसर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएं। आप लोगों को पता ही है 150 नंबर में आपके 75 नंबर जो होते हैं वो पैरालॉजी के होते हैं। 150 में से 75 नंबर जो होते हैं आपके, वो किसके होते हैं? पैरालॉजी के होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आप जिसका 31 जनवरी का पेपर है, सीटेट का, वो कैसे नंबर ला सकता है, सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता है। उसका बेस्ट तरीका ये है, अगर जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी अभी तक, वो मेरी इस वीडियो को देख ले और फिर उसके बाद जाकर प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट लगाए और पैरालॉजी करे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ उसके 75 में से कम 60 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं। 75 में से 60 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं। 90% उसका सही जाएगा। बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। और मैं महा मैराथन शुरू करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। वो ऐसी वीडियो होंगी, हर सब्जेक्ट की एक एक वीडियो होगी और पांचों सब्जेक्ट की एक एक वीडियो मिलेगी आपको। हिंदी की, सीडीपी की, आपकी ईवीएस की और मैथ की और इंग्लिश की, इन पांचों सब्जेक्ट की एक एक वीडियो मिलेगी आपको, पूरी महा मैराथन, जो 3 से 4 घंटे की होगी, जिसमें आपका पूरा का पूरा सब कुछ A to Z मिक्स होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके सब्सक्राइब करना है केवल। आज मैं जो लाया हूँ आपके लिए टैग वर्ड्स लेकर आया हूँ। टैग वर्ड्स ये होते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप अगर वो टैग वर्ड्स आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखते हैं तो आप उसमें से आराम से छांट सकते हैं कि कौन सा आपका सही है। तो शुरू करते हैं पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। तो पहला हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड्स है दृश्य श्रव्य सामग्री। कौन सा टैग वर्ड है पहला हमारा? दृश्य श्रव्य सामग्री। आप लोगों को पता ही है दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है। दृश्य श्रव्य सामग्री होती है हमारी जैसे रेडियो, क्या होती है? रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, यह सभी ऐसे मतलब आपको दिखें। अब आपको इनमें से जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको यही देगा कि दृश्य श्रव्य सामग्री का बच्चा प्रयोग कर रहा है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट यह नहीं देगा कि बच्चा किस दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रहा है, वो आपको दृश्य श्रव्य सामग्री के नाम भी दे सकता है। तो अगर आपको नाम दिख रहे हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री के नाम दिख रहे हैं, तब भी आपको वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे आपको रेडियो भी दिख जाए, टीवी भी दिख जाए, कंप्यूटर भी दिख जाए, ठीक है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे बेस्ट क्यों होगा? देखिए रेडियो में बच्चा केवल सुन सकता है, टीवी में केवल वो चित्र देख सकता है, पर कंप्यूटर में बच्चा क्या कर सकता है? प्रेजेंटेशन कर सकता है और वो काफ़ी इंटरनेट से माध्यम से काफ़ी कुछ सीख सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन तीनों में कौन सा होगा? रेडियो, टीवी, कंप्यूटर में बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका कंप्यूटर बेस्ट ऑप्शन होगा। और सभी आ जाए तो सभी पे लगाना है आपको। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर कहीं भी ऑप्शंस में आपको दिखे दृश्य श्रव्य सामग्री, कौन सी? दृश्य श्रव्य सामग्री दिखे, और उसमें अगर आपको डायरेक्ट यह नहीं दे रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का बच्चा प्रयोग कर रहा है, उसमें आपको ऑप्शंस में दे दिया रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, तो आप उसमें से सिलेक्ट करके बेस्ट कौन सा है आपका कंप्यूटर लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन जिसमें बच्चा क्रियाशील हो, ऐसा ऑप्शन जिसमें बच्चा क्या हो? क्रियाशील हो। अगर बच्चा जिस ऑप्शन में क्रियाशील दिख रहा है आपको, या मतलब ऐसा काम करते हुए दिख रहा है जिससे उसकी अट्रैक्टिवनेस दिख रही है और उसकी सहभागिता ज़्यादा दिख रही है, जिस ऑप्शन में आपको ऐसा लगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्रियाशील है इस ऑप्शन में, तो उसको आपको लगा देना है, सिलेक्ट कर देना है। मतलब आपको बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में सोचना है, मतलब बच्चे के प्रति सोचना है आपको। बच्चे के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकते। आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बच्चे के खिलाफ नहीं जा सकते, और बच्चे के साथ ही आपको चलना पड़ेगा, सहभागिता के साथ। तो आपको जिस भी ऑप्शन में ऐसा दिखे कि बच्चा क्रियाशील है, जिसमें क्या है, बच्चा क्रियाशील है, तो आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। 100% आपका सही हो जाएगा। तो एक दो चीज आपको समझ में आ होगी। तीसरा देखिए, आपका तीसरा टैग वर्ड है हमारा परियोजना कार्य देना। क्या? परियोजना कार्य देना। ऐसा कोई कार्य जिसमें बच्चे की पूर्णतः सहभागिता है, वो काम कर भी रहा है और सीख भी रहा है, तो उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। पर अब आपके मन में एक बात ये भी आ रही होगी कि अगर एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें हमें दिख जाएं,
अगर दृश्य शब्द सामग्री भी दिख गई उस ऑप्शन में, उस क्वेश्चन में, बच्चा क्रियाशील भी है वो भी दिख गया, और परियोजना कार्य भी दिख गया, तब आपके मन में क्या आएगा कि आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे। मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं, अगर तीनों चीजें दिख जाएं, दृश्य शब्द सामग्री का भी ऑप्शन दिख जाए आपको उस क्वेश्चन में, बच्चा क्रियाशील है वो भी दिख जाए, और परियोजना कार्य भी दे रहा है, तो आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन सा ऑप्शन उसमें सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद तो आपके मन में बहुत ज़्यादा ये मन में आएगा कि हम कौन सा सिलेक्ट करें, क्योंकि तीनों ही हमारे पॉजिटिव वर्ड हैं, तीनों ही हमारे क्या है पॉजिटिव वर्ड हैं। तब आपके मन में क्या आएगा कि हम कौन सा सिलेक्ट करें। तब आपको सिलेक्ट करना है परियोजना कार्य वाला। कौन सा सिलेक्ट करना है? परियोजना कार्य वाला, ठीक है ना। अब क्यों सिलेक्ट करना है ये भी जान लीजिए। देखिए, दृश्य शब्द सामग्री अच्छी होती है, पॉजिटिव वर्ड दृश्य शब्द सामग्री, पर परियोजना कार्य के आगे वो भी फेल है। बच्चा क्रियाशील है मगर परियोजना कार्य के आगे वो भी फेल है। क्रियाशील का मतलब तो ये भी हो गया कि टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है और बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसमें भी बच्चा क्रियाशील है। पर परियोजना कार्य ऐसी चीज है, प्रैक्टिकल ऐसी चीज होती है जब बच्चा खुद करता है और खुद ही सीखता है उसको, तो परियोजना कार्य सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका, अगर तीनों ही आ जाएं आपके। क्योंकि सीटेट में हमको ऐसे ऑप्शन दिखते हैं जो सारे ही एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको खुद सेलेक्ट करना है अपने माइंड से, बच्चे बन जाना है आपको, बिल्कुल बच्चा बन जाना है, और आपको बच्चा बन के सोचना है कि अगर मैं इसमें से क्या करूं जिससे मेरे अंदर एनर्जी आए और मैं कुछ बहुत ज़्यादा सीख सकता हूं। तो आपकी समझ में आ गई होगी ये बात। अब फोर्थ क्वेश्चन बात करते हैं, बच्चे की सक्रिय सहभागिता। बच्चे की सक्रिय सहभागिता, ऐसा कोई कार्य है जिसमें बच्चे की सक्रिय सहभागिता है, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगली बात करते हैं अवसर और प्रोत्साहन, जिसमें बच्चे को अवसर मिले काम करने के और बच्चे को प्रोत्साहन मिल रहा है काम करने का, उस ऑप्शन को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। मतलब ये मान लीजिए अवसर, टीचर कह रहा है आपको इस काम को करना है, अवसर दे रहा है, अन्य अन्य अवसर दे रहा है, और बच्चों को क्या कर रहा है? प्रोत्साहित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोत्साहित कर रहा है। तो आपको अवसर और प्रोत्साहन वाला ऑप्शन क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो यहाँ तक आपकी चीज़ समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं हम दैनिक जीवन से जोड़ना। जब हम बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ते हैं, मतलब ऐसा कोई काम कराते हैं जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई कार्य जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, उस ऑप्शंस को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और इन्हीं को हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शंस में देखकर, ठीक है। अब बात करते हैं हम हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव, आप सोच रहे होंगे हस्तपरक अनुभव क्या होता है? ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो हमें खुद करने से आया है, जो हमें खुद करने से आया है, वो क्या होता है? हमारा हस्तपरक अनुभव होता है। क्या होता है? हस्तपरक अनुभव होता है। अब आप बात करते हैं उसके बाद प्रिंट समृद्ध माहौल। क्या? प्रिंट समृद्ध माहौल, ऐसा माहौल तैयार करना कक्षा के अंदर जो बच्चों को समृद्ध बनाए, बच्चे के अंदर एक क्रियाशीलता लाए, तो उस ऑप्शन को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। और समावेशी कक्षा के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जहां भी समावेशी कक्षा आ जाए तो आपको क्या करना है? ऐसे ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अब बात करते हैं बड़ा विकल्प, क्योंकि सीटेट में ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है, जहां भी आपको बड़ा विकल्प दिखे, क्या बहुत ही ज़्यादा बड़ा आंसर दिख रहा है, तो आपको आंख बंद करके उसी को सिलेक्ट करना है। 90% वही सही हो जाता है आपका आंसर, बड़ा विकल्प जहां पे दिखे आपको। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जहां पर आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, उसी को आपको सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं हम समाज सांस्कृतिक परिवेश, जहां पर आपको समाज और संस्कृति के बारे में दिखाई दे रहा है, उसी ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है। योजना और सीखना और भ्रमण वास्तविक अनुभव, यहाँ पर आपको योजना बनाने को हो रही है या आपको सीखने हो, कुछ सीख रहा है बच्चा, तो आपको उस ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। और भ्रमण वास्तविक अनुभव मतलब घूमकर, मतलब जैसे कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमें बच्चे को कुछ सिखाना है, तो पहला ऑप्शन आपको ये दे दिया, बच्चा बैठ के उस चीज़ को याद कर रहा है। दूसरा, बच्चा टीचर की बात सुन रहा है। तीसरा, बच्चा कोई दृश्य सामग्री का प्रयोग करके उस चीज़ को सीख रहा है, या बच्चा घूमकर उस चीज़ को सीख रहा है। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करेंगे? आपके मन में कौन सा आएगा ऑप्शन? तो आपके मन में कौन सा आएगा? भ्रमण वास्तविक अनुभव, जहाँ से बच्चा घूम घूम के अन्य नई नई जगह जाकर कुछ सीखता है, वही ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। तो आपको ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे हमारे, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स की, जहाँ पर आपको ये वर्ड दिखें वो नेगेटिव आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव टैग वर्ड्स देखिए नेगेटिव टैग वर्ड्स में कौन कौन से आ गए हमारे? केवल,
एक बच्चे के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। केवल का मतलब होगा केवल एक बच्चे के बारे में आपको कभी नहीं सोचना है। केवल वर्ड जहां पर आ जाए वो नेगेटिव होगा आपका, 100% आपको याद रखना है। और नेगेटिव भी इस तरह से आ सकता है, हम गलती क्या करते हैं एग्जाम में, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है, कौन सा ऑप्शन नहीं है। अगर ये चीज आपकी आ रही है तब आपको उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जहां पर आपका केवल, मात्र, ही, सिर्फ, ये 4 वर्ड ऐसे हैं, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, जहां पर एक ही बच्चे को टारगेट किया जा रहा है। केवल हमें सीटेट के एग्जाम में एक ही बच्चे को केवल टारगेट नहीं करना है, सभी को टारगेट करते हुए लेकर चलना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं हमारे, केवल, मात्र, ही, सिर्फ। कंटेस्ट करना, कंटेस्ट, बच्चे को कंटेस्ट कभी नहीं कराया जाता है, बच्चे को समझाया जाता है, बच्चे को अन्य अन्य क्रियाशील के द्वारा कुछ चीजें याद कराई जाती हैं। याद करना, ये भी क्या होता है हमारा, एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है। रटना, अनिवार्य, वैज्ञानिक शब्दावली, कठोर अनुशासन, दंड देना, डांटना, भेदभाव करना, उच्च कक्षाओं के लिए बढ़ाना, कि मतलब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको आगे वाली कक्षाओं में परेशानी नहीं होगी, तो ये भी क्या है हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड है हमारा। व्यवसायिक बनने के लिए, ऐसी शिक्षा देना जिसमें बच्चा व्यवसायिक बनने की कोशिश कर रहा है या फिर रोजगार कमाने के लिए, तो ये सब क्या है हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो मैंने अभी आपको ये पॉजिटिव बताए, ये आपके क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो आप इन टैग वर्ड्स से देखकर काफी ज्यादा सही कर सकते हैं अपने आंसर को। देखिए सीटेट क्या चीज है, एक सीटेट जो 75 नंबर की पेडोलॉजी आती है वो केवल अपनी समझ पर आधारित होती है, कोई हवा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है वो कि मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते। बस उसमें क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए आपको। केवल डेली आप पेडोलॉजी के 100 क्वेश्चन करिए, डेली 100 क्वेश्चन करिए। अभी कितने दिन है, 31 जनवरी में, अभी 25 दिन अप्रोक्स हैं, जहां आप 100 क्वेश्चन डेली करेंगे और 25 दिन में अगर आपने 2500 पेडोलॉजी की क्वेश्चन कर लिए तो मैं नहीं मानता आपके 75 में से 70 नंबर कोई रोक सकता है। 75 में से 70 से ज्यादा ही आएंगे। अगर आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे डेली 100 क्वेश्चन करने हैं पेडोलॉजी के, चाहे 100 में से मेरे 70 सही हो चाहे 75 सही हो, आज 70 सही होंगे तो कल 80 सही होंगे, चाहे 90 सही होंगे। एक बुक ले आइए बाजार से जिसमें पेडोलॉजी की क्वेश्चन हो, केवल जिसमें पेडोलॉजी ही हो ओनली, तो 75 नंबर ये मान लीजिए पेडोलॉजी में अगर आपके 75 में से 60 नंबर भी आ गए, 75 में से 60 नंबर भी आ गए और बाकी बचे 75 में से आपके 40 से 45 नंबर भी आते हैं, तो 100 नंबर आपके अगर आ गए तो ये मान लीजिए आपका 100 के 90 नंबर लाने हैं आपको केवल, तो 90 नंबर अब आपके आ गए तो आपका क्लियर हो गया। और इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए कि अगर आपके 91 नंबर हैं और दूसरे बच्चे के 116 नंबर है, 117 नंबर है, तो वो बहुत ज्यादा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी आपके जॉब में। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आपको पास करने लायक ही एग्जाम करना है। मतलब आपके और ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं, मगर आपके अगर 91-92 नंबर भी आ गए तो आपको हतोत्साहित नहीं होना कि दूसरे के बहुत अच्छे आए हैं। हमें केवल पास करना है, हमें केवल पास करना है, ठीक है ना। और पास तो आसानी से हो सकता है, 91-90 नंबर लाना कोई भी कठिन चीज़ नहीं है। अगर आपके पेडोलॉजी में 75 में से अगर आपके 60 नंबर आते हैं तो आप क्या 30 नंबर नहीं ला सकते 75 में से? बाकी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है 30 नंबर लाना। तो मेरा अब एक टारगेट रहेगा, एक एक मैराथन क्लास होगी मेरी यूट्यूब चैनल पर। एक होगी हिंदी की सबसे पहली, अगर आपने वो क्लास कर ली तो आपके पूरे नंबर। एक होगी ईवीएस की पूरी क्लास, एक होगी इंग्लिश की क्लास, एक मैथ की क्लास होगी आपकी, ठीक है। हिंदी, ईवीएस, मैथ और सीडीपी, ठीक है। हर क्लास आपकी 3 से 3.5 घंटे के बीच की क्लास होंगी, सारी 3 से 3.5 घंटे के बीच की क्लास होंगी। मतलब ये मान लीजिए 3, 6, 9, 12, 15, 16 घंटे के अंदर आपका पूरा सीटेट कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने उसका, आपको उससे क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। कल मैं आपको सीडीपी कराऊंगा पूरी कंप्लीट, सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक जितनी भी कुछ चीजें होंगी सीडीपी में विद क्वेश्चन सहित कराऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में और किस तरह सॉल्व करना है उसे। और आप जब देखेंगे उस वीडियो को तो आप भी कहेंगे वाह हमारी पूरी सीडीपी तैयार हो गई। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है ना। अब जाकर तुरंत आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, जिससे आपका सीटेट में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100 से प्लस ही नंबर लाएंगे अगर आप मेरे साथ बने रहे
और आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है पेडोलॉजी की डेली। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये तो आपने सुना ही होगा कि जो प्रैक्टिस होती है वही आदमी को परफेक्ट बनाती है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, कंप्लीट आपका सीटेट होगा और 100% आप निकालेंगे। आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा लीजिए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था तो मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। केवल मैंने क्या करा था, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे सारे कर दिए थे। और ऐसे करे थे कि मतलब रटा नहीं था उन्हें, समझा था उन्हें क्या करा था, समझा था। और मेरे 104 नंबर आए थे पहली बार जब मैंने सीटेट निकाला था। तो ऐसा कोई हुआ नहीं है। सीटेट बहुत ही आसान एग्जाम होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जाम होता है। क्वालिफाइंग एग्जाम में 90 नंबर लाना कोई भी कठिन बात नहीं है, कोई भी कठिन बात नहीं है जनरल वालों के लिए। और ओबीसी वालों को तो 82 नंबर लाने हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप बस 10-15 दिन भी मेहनत से पढ़ लिए तो सीटेट आप निकाल सकते हैं आसानी से। जो भी पहली बार सीटेट दे रहा है हुआ ना समझे, केवल मेहनत करे और आगे बढ़ता जाए। आज की वीडियो में इतना ही, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।